हाय, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने ऐसे टॉपिक लेकर आया। ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसी से शुरू करना चाहूंगा। जो आपका करंट आया था फार्मर्स बिल 2020 जो रिसेंटली पास हुआ था, 3 अमेंडमेंट्स उसमें था और तीनों बिल में क्या क्या है, इसको क्यों अपोज हो रहा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज पर ओपीएससी और यूपीएससी कंसर्न। इसका अलावा जितना बैंकिंग दे रहे हैं, एसएससी स्टेज 3 दे रहे हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली 2020, ये 21, 22 तक भी चलेगा इस सिलसिला, है ना। सर सबसे पहले ऐसे जो लिखते हैं, दुनिया में हर आदमी बोलता है ऐसे लिखो, इसको पॉइंट करो, उसको पॉइंट करो। बता तो दिया भाई, पॉइंट करना आएगा तब ना। इसीलिए मैंने हर एक चीज को पॉइंट किया और उसका साथ साथ उसको लिखा भी आप लोग के लिए। मैंने एक एक चीज आपका सामने रखूंगा और जो जो पॉइंट हम किए हैं उसको आपका सामने रिप्रेजेंट करूंगा और आप देखते जाओ लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले मैं ये ऐसे टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब भी आपको ऐसे टॉपिक मिलता है, अगर आपको थोड़ा बहुत उसका ऊपर पता है तो उसमें हाथ लगाओ और रफ डायग्राम बना दो। किस किस टॉपिक का ऊपर आप टच करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने रफली 3 चीज का ऊपर फोकस किया। 3 चीज, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर एक ऐसे आपका सामने लाऊंगा और उसका पर्टिकुलर लाइन ऑफ मैं आपको बता दूंगा। मैंने इसमें 3 चीज का ऊपर फोकस किया। नंबर 1 ये है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट। दूसरा पॉइंट मैंने फोकस किया गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड इन्वेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तीसरा पॉइंट मैंने फोकस किया चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ये 3 चीज मेरा दिमाग में आया। क्या बिल में है, उसका ऊपर रेज क्या हो रहा है और उसका ऊपर क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है और उसका सजेशन क्या होना चाहिए। मेरा दिमाग में ये रफ डायग्राम हो गया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा पॉइंट मेरे को टच करना है। जो जो पॉइंट में ड्रॉप डायग्राम करूंगा उसी पॉइंट का ऊपर मेरे को फोकस करना है लिखने में, है ना। दूसरा बात, इसका जो टर्म वर्ड है उसको चेंज मत करना। लैंग्वेज आप वेरी सिंपल लिखो, लेकिन टर्म वर्ड चेंज मत करना। सब लोग सोचते हैं इंट्रो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको जो सोचना है उसी का ऊपर लिखो। हाँ, जब इंट्रो दोगे वो चीज क्या है थोड़ा उसका बारे में लिख देना। मैंने अगर इसका इंट्रो दूंगा, कैसे दूंगा, 5 जून 2020 में जो पास किया गया था अमेंडमेंट्स फार्मर बिल, इसका ऊपर या देश भर में स्पेशली पंजाब और हरियाणा में बड़ी वॉइस रेज हो रहा है। और इसका साथ साथ एक मिनिस्टर भी हमारा कोर जो मिनिस्ट्री से अपना रिजाइन दे चुके हैं। इतना बिल पास हुआ है, क्या क्या इश्यूज हैं, इसी का ऊपर लेकर हम इंट्रो लेकर आगे बढ़ेंगे और इधर उधर का बात हम नहीं लिखेंगे। 2 या 3 लाइन में इंट्रो खत्म करेंगे, फिर हम पॉइंट पे आ जाएंगे। आप बोले सर पॉइंट पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा इंप्रेशन बनता है। आप ऐसा लिखो ताकि जो पढ़ेगा उसको मन में भी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा वो कि बंदा लिखा है, उसको नॉलेज है। और बहुत लोग का मन में ये डाउट होता है कि सर ऐसे अगर 100 वर्ड में दिया है, अगर हम 120 कर देंगे तो उसका मार्क कट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 2 बार कंफर्म हुआ हूं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मार्क फार्क नहीं कटता है। और मेरे को जो स्पेशली पूछे हैं, मैसेज किए हैं, आप ऐसे बेफिक्र लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा मत लिखो कि 100 वर्ड दिया 120 130 चलेगा। ऐसे तो गिन के हम लोग नहीं लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट करो। ऐसे लिखने से पहले मैंने आपको बोल दिया कौन सा चीज का ऊपर मैंने ध्यान दिया, 3 चीज का ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा पॉइंट मैंने दिमाग में रख के चला और मैंने रफ डायग्राम किसको बनाया। देखो मैंने रफ डायग्राम क्या बनाया। पहला रफ डायग्राम जो बनाया ना, बेनिफिट्स और इश्यूज, वो जो अमेंडमेंट्स बना है पहले में उसका बेनिफिट्स रहेगा, फिर उसका अपोज रहेगा, क्या अपोज हो रहा है, कौन सा ऊपर ना, जो 3 बिल फार्मर का द्वारा रेज किया जा रहा है
जो 3 बिल अभी पास किया गया था जून महीना में, है ना। दूसरा वो कौन सा बिल है उसको लिखना है और उसका नीचे उसका अपोज लिखना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। बिल ये है, उसका ऑपोजिशन ये हो रहा है, बिल ये है, उसका अपोज ये हो रहा है। उसका बाद हम चैलेंजेस दे देंगे और सजेशन दे देंगे, फिर कंक्लूजन देके ऐसे कंक्लूड करेंगे। मैंने पूरा ऐसे आपके लिए लिखा, इसके लिए वरीड होना जरूरी नहीं। तो मैंने फोकस किया क्या क्या है बिल में और क्या क्या इश्यूज रेज हो रहा है, वो तीनों बिल स्पेशली, बिल ऑन एग्री मार्केट, दूसरा बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा बिल रिलेटेड टू कमोडिटीज। ये 3 बिल का ऊपर मैंने क्लियरली लिखा। और क्या क्या मैंने पॉइंट किया, उसका साथ साथ इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमको मिलेगा, आगे सामना करना पड़ेगा, और उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, और कंक्लूजन। ये मैंने फोकस किया और इसी से मैंने शुरू किया और यहीं पे मैंने खत्म किया। बड़ी बढ़िया वे में मैंने लिखा, अपना 100% एफर्ट्स दिया आप लोगों के लिए। अब चलिए देखते हैं इससे लिखते कैसे हैं। स्टार्टिंग पार्ट हम इंट्रो से शुरू करते हैं। जैसे कहाँ से लिखेंगे, रिसेंटली देयर हैव बीन strong protests from farmers, especially state of Punjab and Haryana, against the 3 farm bills seek to replace ordinance issued on 5th June 2020। इसमें मैंने दे दिया कहाँ पास हुआ, कब पास हुआ और इसका ऊपर क्या क्या प्रोटेस्ट है। 3 बिल का ऊपर रिप्लेस के लिए लोग डिमांड करते हैं और स्पेशली कहाँ ज़्यादा हो रहा है। These bills, जो 3 बिल हैं, envisages to bring changes some of the key aspects of a farm economy। क्या क्या है न, ट्रेड, एग्रीकल्चर कमोडिटी, प्राइस एश्योरेंस, फार्मर सर्विस, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टॉक लिमिट्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज एंड ऑल। द वर्चुअल मोनोपोली ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट कमिटी जो था, उसका मोनोपोली जो चल रहा था वो एक्सपेक्टेड टू खत्म, एंड सूनर रादर देन लेटर, वो जल्दी खत्म होने जा रहा है। इवन एक लीडर भी था, वो कौन सा, वो रिजाइन दे दिए, कहाँ से ना, ये अपना मिनिस्ट्री से, ये एग्रीकल्चर बिल को विरोध करके ये भी अपना पोस्ट से रिजाइन दे दिए। मैंने स्टार्टिंग में ओवरऑली हिंट्स कर दिया किस किस बेसिक पॉइंट का ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको रिप्लेसमेंट के लिए एक डिमांड चल रहा है। और इसमें 2 पॉइंट सबसे ज़रूरी था, एक मिनिस्टर का पॉइंट और ये कब पास हुआ, इसका इंट्रो में मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने पॉइंट करके इसलिए लिखा ताकि आपको पढ़ने में आसान होगा और समझने में आसान होगा। जो लोगों को ये चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं अपना टेलीग्राम चैनल में छोड़ दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्पेशली जैसे मैंने बोल चुका हूँ, ये यूपीएससी और आपका ओपीएससी और जो लोग बैंक दे रहे हैं और जो एसएससी दे रहे हैं स्टेज 3, और ये सारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलावा इतना इस साल जितना भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आएगा उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिल में क्या है और इसका अपोज क्या हो रहा है, पहले हम बिल एक एक करके पॉइंट कर देते हैं और उसका अपोज क्या हो रहा है। पहला बिल जो था उसमें, बिल ऑन एग्री मार्केट, उसमें था कि फार्मर जो अपना प्रोडक्ट्स आउटसाइड रजिस्टर्ड जगह पे वो नहीं बेच पाएंगे, और वो जो मंडी था जो स्टेट में एपीएमसी का द्वारा चल रहा था उसमें अपना चीज़ें बेचना कोई बाउंड नहीं है। और ये प्लस पॉइंट था फार्मर के लिए, बेनिफिट के लिए बताया जा रहा था कब मंडी होगा कब नहीं होगा, हम चलेंगे। इसका अपोजिंग क्या हो रहा था हम लोग चलेंगे, इसमें बड़ी इम्पैक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या था, इसमें प्लस पॉइंट था जो गवर्नमेंट ने बिल में रखा, टू प्रमोट बैरियर फ्री इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, स्टेट का अंदर और स्टेट का बाहर भी ये लोग अपना चीज़ बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, टू रिड्यूस द मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिड्यूस करने के लिए ये एक बड़ी चीज़ गवर्नमेंट इसमें डाला, जो वो सोच रहा है कि फार्मर को बड़ी मदद मिलेगा, ताकि अगर अपना चीज़ जो कोई बाहर बेच दे रहा है और कोई चीज़ लोग जाके उसका मंडी से चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें क्या होगा ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन फी भी बच जाएगा और मार्केटिंग फी भी बच जाएगा। और क्या पॉइंट है ना, इसमें है कि
फार्मर को एक फ्रेमवर्क मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मतलब ई ट्रेडिंग, ई बिजनेस भी कर सकता है, कोई भी बंदा कहाँ से भी उसका साथ डीलिंग कर सकता है। ये उसको बेनिफिट है जो गवर्नमेंट सोच रहा है। बट जहाँ तक बात रही ऑपोजिशन का, इसमें क्या क्या अपोज हो रहा है जो फार्मर का द्वारा, भले ही जितना फार्मर अपोज नहीं कर रहे हैं उतना हमारा पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रहे हैं। मैंने इसको इसलिए पॉइंट बना दिया ताकि आपके लिए आसान रहेगा। पहला वाला पॉइंट मैंने ऐसे लिखा, जो अपोजिशन हमारा हो रहा है मंडी को लेके, बोला है कि अगर मंडी से बाहर बेचेंगे तो स्टेट अपना रेवेन्यू लॉस करेगा, क्योंकि वहाँ से जो उसको फी मिलता था वो उसको अभी नहीं मिलेगा। और दूसरा बात है कि क्या मिलेगा ना, कमीशन एजेंट जो स्टेट का पास थे, जो उसका जिम्मेदारी ले रखे थे, अभी उन एजेंट का क्या होगा। उसको तो जो बंद करे जहाँ बेच दिया, और वो एजेंट अभी क्या करेंगे। तीसरा क्या लिखा गया ना, ये एमएसपी मतलब जो मार्जिनल स्टैंडर्ड प्राइस जो था हमारा, वो सिस्टम ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि आप बंदा को जहाँ ज़्यादा मिला वहाँ बेच देगा और इसमें कोई मिनिमम प्राइस नहीं होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा ना, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका ऊपर अपोज क्या हो रहा है। ये कौन सा बिल का था, बिल 1 का। मैंने पॉइंट वाइज इसलिए लिखा, पढ़ने वाला को भी अच्छा लगेगा, लिखने वाला को भी अच्छा लगेगा। पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरेट कर दो ना, वो अगर हर पॉइंट के लिए अगर 2-2 मार्क भी दे चले ना, आप अगर 10-12 पॉइंट बना देते हैं ना, आपको 20 मार्क मिल जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट दे के लिखना मेरे हिसाब से ठीक है, जहाँ से डाटा आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आप इसको पैसेज बना के भी लिख सकते हैं, बट ये हिसाब थोड़ा क्लियर है। जो ई ट्रेडिंग होगा इसका द्वारा क्या इम्पैक्ट होगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका द्वारा बोल रहे हैं कि फिजिकल मंडी खराब हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। लोग नेट पे खरीदे, आए, लेके भाग गए। लेकिन बात ये कि जो मंडी बनाया गया था उसका साथ जो लोग थे उसका ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारे बिल 1 में अगेंस्ट हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये मार्केटिंग लैंग्वेज यूज किया, आप भी यूज करो, अपना कॉमन लेमन लैंग्वेज में यूज करो। इससे पहले चीज़ें समझ लो, चीज़ क्या है, एक ड्रॉ बना दो, आउटलाइन बना दो, जो मैं से बनाया उसी तरह ड्रॉ बना के अपना लैंग्वेज में लिखो। सेकंड पॉइंट को जाने से पहले जो बिल 2 था, बीच में मैंने एपीएमसी को थोड़ा डाल दिया। ये भी थोड़ा आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड एपीएमसी का ऊपर यूज किया गया। इसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा डाल दिया गया, क्यों ये फॉर्मेशन किया गया, ये सारे लिखे हैं। मैंने बार बार बोलता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसमें आपको भेज दूंगा ना। उसमें क्या गलतियाँ हो गया एपीएमसी से वो भी लिख दिया, और ये भी मेंशन कर दिया ये क्यों फेल हुआ। आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरा मेंशन कर दिया। मल्टीपल एफर्ट्स टू रिफॉर्म एफिशिएंसी फेल्ड, क्योंकि ना प्राइमरली ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट हु फेल्ड देयर सेस कलेक्शन। वहाँ से वो अपना सेस कलेक्शन मतलब समझते हैं ना, वो अपना फी कलेक्शन नहीं कर पाए, जो उसका धीरे धीरे घटते गया। एंड ऑल्सो फ्रॉम पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, इसी का वजह से ये फेल हो गया। मैंने एपीएमसी इसलिए डाला क्योंकि ऊपर बहुत बार एपीएमसी हम यूज किए, और ये आपका प्लस पॉइंट है। जितना डाटा आप दे सकते हैं, आप जानते हैं तो डाटा दे चले। अगर आप यूपीएससी लेवल ऐसे लिख रहे हैं, ओपीएससी लेवल लिख रहे हैं, तो 2000 वर्ड लिख रहे हैं। अगर इसी को आप असिस्टेंट कमांडेंट में लिख रहे हैं और बैंकिंग एसएससी का प्रीलिमिनरी में लिख रहे हैं, तो ये एपीएमसी लिखना जरूरी नहीं है। आप सीधा बिल को लिखो और उसका अपोजिशन लिखो, और गवर्नमेंट क्या फेस करेगा और उसका सॉल्यूशन क्या है, फिर उसका कंक्लूजन। चलिए अब चलते हैं बिल 2। बिल 2 था कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, और ये फार्मिंग का ऊपर थोड़ा बहुत जो आइडिया हमें मिला था उसको मैंने पॉइंट करके लिख दिया। पहला पॉइंट लिखा, फार्मर कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्री बिजनेस फार्म्स। किसी का साथ वो फार्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये किसका द्वारा, बिल में है, और इसका अपोज क्या हो रहा है उसका नीचे में लिखूंगा। और होलसेलर का साथ कर सकता है, एक्सपोर्टर्स का साथ कर सकता है, लार्ज रिटेलर का साथ भी कर सकता है, किसी का साथ भी कर सकता है, वो विथ ए प्री प्राइस। आप समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में आया होगा। स्टार्टिंग में उसका प्राइस बता दिया जाएगा। जैसे आप चावल बेच रहे हो, चावल मैंने आपको 70 रुपया दूंगा, भले अगर बढ़ गया तो भी 70 रुपया दूंगा, अगर घट गया 40 रुपया मार्केट प्राइस हो गया तो भी मैंने 70 रुपया दूंगा। ये क्या अपोज हो रहा है मैं आगे बताऊंगा। फिर बिल में क्या है ना, जो स्मॉल फार्मर है जिनका पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो हमारा कंट्री का 86% है, उनको फायदा मिलेगा, ये बिल बोल रहा है। बट क्या दिक्कत है मैं आगे बोलूंगा, प्रॉब्लम क्या है। टू ट्रांसफर रिस्क टू द मार्केट ऑन प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड रिस्क होता है वो मार्केट को ट्रांसफर हो जाएगा।
फार्मर का ऊपर इतना दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए बाढ़ आ गया तो वो फार्मर का ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि फार्मर पहले उसका साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और वो फार्म इंश्योर्ड है। अगर इसमें सारे फसल चला भी गया तो उसको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो वो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में अगर प्राइस घट गया और उसमें फार्मर को भी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर वो 20 रुपया में प्राइस किया होगा, मान लीजिए प्याज कभी कभी 80 रुपया हो जाता है, तो ये उसको 80 रुपया देने के लिए बाउंड है। तो इसका मतलब ये फार्मर से रिस्क हटाने के लिए गवर्नमेंट ये किया है, तो स्पॉन्सर करेगा और जमीन को, उसका ऊपर सारे रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा फार्मर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा ना, फार्मर को एनाबल किया तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना यूज कर पाएगा एंड गेटर प्रोडक्ट भी उसको मिल पाएगा। ये उसका मतलब है, गेटर बेटर इनपुट अगर देगा तो बढ़िया प्रोडक्ट उनको मिलेगा। उसका बाद क्या होगा ना, द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम। मार्केटिंग और नहीं करना पड़ेगा, बाहर जाके बेचना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब फार्मर्स का इनकम इसका बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ये सोच के किया है, फार्मर्स कैन एंगेज डायरेक्ट मार्केटिंग बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट। वो डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जो बड़ा बड़ा रिटेलर हैं इनका साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और डायरेक्ट जाके खरीदेंगे, बीच में एजेंट नहीं आएगा, जिसका मतलब जो पैसा मिलेगा डायरेक्ट फार्मर को मिलेगा, इसमें इसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वाला मैंने पॉइंट क्या लिखा ना, इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएगा विद द रिहर्सल टाइमलाइन। मतलब जो उनका साथ एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर उनको पैसा नहीं दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया इनको पैसा नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में ये भी डिस्प्यूट आपका खत्म हो जाएगा, आपका साथ गवर्नमेंट खड़ा है, ये लिखा। तो इसका मतलब इसके सर अपोज क्या होगा, इतना बढ़िया पॉइंट दे रहा है, फिर अपोज क्या है मैंने लिखा, हर चीज का प्लस माइनस पॉइंट मैंने लिखा। देखो अपोज क्या हो रहा है, पहला पॉइंट अपोज हो रहा है कि फार्मर इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए हैं उसमें क्या होगा ना, जो वीकर हो जाएगा फार्मर प्लेयर, क्योंकि जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी फार्मर को केयर नहीं करेगा। मान लीजिए उसका फसल कहीं चला गया या प्राइस घट गया या फार्मर कंप्लेन करने लग गया, तो वहाँ पे जो बड़ा रिटेलर है, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा वो डोमिनेटर होगा। ये इसका ऑपोजिशन है, मतलब वो बोलता है कि बीच में कहीं भी बिल में मेंशन नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल लेगा। बोला कि टाइमलाइन का अंदर सुझाया जाएगा, बट अगर ऐसा हो भी गया तो कहीं नहीं लिखा गया गवर्नमेंट इसका डायरेक्ट रेस्पॉन्स लेगा, नहीं लिखा, और इसको भी लिखना चाहिए। उसका बाद स्पॉन्सर मे नॉट डील, यही लिखा वो स्पॉन्सर। सेकंड पॉइंट क्या लिखा ना, जो बड़ा बड़ा स्पॉन्सर हैं वो छोटा फार्मर का साथ शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट में लिखा है बिल में, बट वो भी अगर एग्रीमेंट करेंगे तब ना बेनिफिट होगा। मेरा पास 2 हेक्टर ज़मीन है, मेरा पास 5 हेक्टर नहीं है, तो कोई बड़ा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको जहाँ से ज़्यादा मिलेगा वो डायरेक्ट उसका साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें छोटा फार्मर को दिक्कत होगा। और क्या अपोज हो रहा है ना, बीइंग ए प्राइवेट कंपनीज होलसेलर्स एंड प्रोसेसर द स्पॉन्सर विल हैव द एज डिस्प्यूट। ये हमेशा अपना साथ डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का संस्था नहीं है और इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट लेना चाहिए, जो मैंने इस पॉइंट में बता रहा था। सर फिर बिल 3 में क्या है, ये बिल 1 में जो हो गया पता चला, बिल 2 में जो है पता चला, बिल 3 में पॉइंट कर देते हैं क्या है, फिर देखेंगे इसका अपोज क्या हो रहा है ना। बिल 3 में है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं 2020 प्रोविजन का हिसाब से क्या है, उसके लिए टू रिमूव द कमोडिटीज लाइक सीरियल, पल्सेस, ओवरसीड, ओनियन, पोटैटो, जो एसेंशियल चीज होता है वहाँ से इसको हटा दिया गया फ्रॉम द लिस्ट, ये वहाँ से हट गया। इट विल डू अवे विद द इम्पोजिशन ऑफ अ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स इन सच आइटम्स एक्सपोर्ट अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक द वार ना। दूसरा पहला पॉइंट जो मैंने वहाँ पढ़ा मैंने अपना लैंग्वेज में यही पुट कर दिया। तो दिस प्रोविजन विल अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर FDI इनटू फार्म सेक्टर एज इट विल रिमूव फियर्स। प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट सोच रहा है अगर इसके स्टॉक लिमिट घट गया तो अगर मार्केट चालू रहा हमेशा, तो प्राइवेट सेक्टर हैं चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं, तो ये लोग फार्मिंग सेक्टर में एंट्री करेंगे, ये दिक्कत है। अब आगे बताएंगे क्यों इसको अपोज किया जा रहा था। टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट टू द फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने के लिए लोग डर रहे थे अभी फार्मिंग में लगाने के लिए, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं चीज़ें कोई रख देता है कि वो सप्लाई ही नहीं करता है, और जो दूसरा चीज़ है कि कभी दिक्कत हो जाती है। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट रूल बना देगा तो बाहर से कैश फ्लो होगा, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और किस किस चीज़ में बढ़ेगा ना, स्पेशली कोल्ड स्टोरेज बढ़ेगा और मॉडर्नाइजिंग फूड चेन सप्लाई भी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या लिखा, टू हेल्प बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर्स
बाय ब्रिंगिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, बिल्कुल प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगा इसमें, दोनों का ऊपर प्राइस का इंपैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर का ऊपर और फार्मर का ना। ऑल 3 नंबर बिल में है टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट एंड कॉट वेस्टेज ऑफ द फार्मर प्रोडक्शन। पहले से कहा जमीन में पड़ा रहता था, चीज़ें बेचा नहीं जा रहा था, अभी क्या होगा ना, डायरेक्ट रिटेलर ले लेगा, लोगों इन्वेस्ट करेंगे, कोल्ड स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, वहाँ पे भी चीज़ों सेव रह सकता है, इसमें वेस्टेज घट जाएगा। सर अगर इतना बढ़िया चीज़ है फिर इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? प्राइस लिमिट्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आर सो हाई लाइक द नेवर ट्रिगर्ड। बोल रहा है कि जो प्राइस लिमिट जो बता गया फॉर एक्स्ट्रा, जैसे वार टाइम पे जो प्राइस लिमिट बना जाएगा, आर सो हाई दैट दे आर लाइकली टू बी नेवर ट्रिगर्ड, उसको कभी फेस नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गवर्नमेंट की कितना प्राइस लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा ना, बिग कंपनीज विल हैव टू फ्रीडम टू स्टॉक कमोडिटीज, बिग कंपनी को फ्रीडम मिल जाएगा, इट मीन्स दे विल डिटेक्ट टर्म्स एंड फार्मर विच में लेस प्राइसेस टू द फॉर द कल्टिवेशन। वो क्या करेंगे ना, फार्मर को उस पर कम प्राइस भी मिलने का चांसेस है। और क्या होता है ना, रिसेंट डिसीजन जो लिया गया, एक्सपोर्ट्स बैन ऑन ओनियन और क्रिएट्स डाउट ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब जो रिसेंट डिसीजन ले लिया गया, ओनियन पे ब्रांड बैन लगा दिया गया, अभी सब लोग का मन में डाउट हो गया कि ये जो गवर्नमेंट रूल्स बनाया ये इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा। सिंपली चीज़ यही बताया जा रहा है। अब हम चलते हैं कि आगे हमारे पास चैलेंजेस क्या है। अब हम चलते हैं सर इसमें सजेशन क्या क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को क्या इंप्रूव करना चाहिए ना एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको मजबूत करने के लिए, जिसका द्वारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जिसमें जैसे मैंने लिखा, गवर्नमेंट शुड मैसिवली फंड द एक्सपेंशन ऑफ ए मार्केट, मंडी सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, मेक एफर्ट रिमूव ट्रेड कार्टेल एंड प्रोवाइड फार्मर्स गुड रोड उनको बनाना चाहिए, और लॉजिस्टिक स्केल रियल टाइम हर चीज़ उनको देना चाहिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। उसका बाद एम्पावर द स्टेट फार्मर कमीशन, स्टेट में जो फार्मर कमीशन है उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि नहीं कि नेशनल बढ़ाना चाहिए। रादर देन opting for heavy centralization, the emphasis should be on empowering farmer through the state farmers commissions, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ये तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, इनको बढ़ावा देना चाहिए। और कंसेंसस बिल्डिंग मतलब एग्रीमेंट बिल्डिंग, बोल रहा है कि अगर बोल रहा है द सेंटर शुड रीच आउट, वहाँ पहुँचना चाहिए, दोज अपोजिंग जो लोग बिल को अपोज कर रहे हैं उनका पास पहुँचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, एक्सप्लेन, हर एक चीज़ उनको समझाना चाहिए, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बढ़िया से उनको बताना चाहिए और उनको भरोसा देना चाहिए। तो ये हमारा तरफ सजेशन है। अब सर इन्हीं को लेकर हम कंक्लूजन बनाएंगे। क्या कंक्लूजन बनेगा देखिए ना, विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट द फ्री मार्केट में हम क्षति पहुंचाएगा लाख्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्मॉल फार्मर्स। बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग सही सलामत नहीं किए तो ये जो छोटे फार्मर है उनको बड़ी दिक्कत करेगा। जो बढ़िया प्रोडक्ट करते हैं एंड सोल्ड शेयर से ये भीतरी है, तो इकोनॉमी का साथ शेयर अप करते हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन। इस मामला में इस टाइप में जो लोग बढ़िया से अपना योगदान दिए हैं उनका ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट सही सलामत एक्शन अगर नहीं लिया और जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने किया और जो नियम कानून ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया अगर उसको सही सलामत अरेंजमेंट नहीं किया। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड आई एम सेइंग, और यही भी ऑथर का कंक्लूजन होना चाहिए। और अपना चीज़ जो मन में आया वही कर सकते हैं। जो लगा बहुत सारे बिल सही सलामत लगा, गवर्नमेंट का व्यू पॉजिटिव है और गवर्नमेंट चाहता है लोगों को सारे चीज़ मिले, बट ये चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहिए लोगों को। और जो छोटा छोटा चीज़ है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में वो हैंडओवर करना चाहिए, मंडीज का उसका केसेस में थोड़ा हैंडओवर करना चाहिए, अरेंजमेंट सही सलामत होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मर लोग उतना ऊपर नहीं जा पाएंगे, नहीं भाग दौड़ कर पाएंगे। अगर आप ई मार्केटिंग करते हो कहीं कहीं फार्मर को यहाँ सही सलामत सही है, फार्मर को फ़ायदा मिलेगा, बट वो सारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो हैं उनको भी मजबूत करना चाहिए। हर चीज़ का ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि जो जो अरेंजमेंट फार्मर को चाहिए अगर वो कर देगा, अब बिल बढ़िया है उसमें छोटा छोटा चीज़ को अगर नज़र डालेगा तो ये लोग भी समझ जाएंगे और अपोज भी नहीं होगा। और दूसरा बात है जिसमें फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जो हमारा इकोनॉमी का साथ शेयर अप करते हैं। यहाँ पे शेयर का भीतरी है सोडअप मैंने लिखा, तो शेयर अप करते उनको फायदा मिलेगा। धन्यवाद। ये था ऐसे ऑन एग्रीकल्चरल बिल, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं, 2000 वर्ड में भी लिख सकते हैं, 100 वर्ड में भी लिख सकते हैं, आपका ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको PDF चाहिए
तो मैं टेलीग्राम चैनल में छोड़ दूंगा। और आपको डेली उड़िया में अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस चाहिए मॉर्निंग में विद ग्रामर एंड बुक ऑफ, मॉर्निंग में ज्वाइन करना है 7 बजे। हम लोग का चैनल गधा मेथड है, कुछ ज्वाइन करना चाहिए इसे। हर दिन हम 7 बजे आ रहे हैं लाइव लेके, और वहां ज्वाइन करिए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।